एक 18 साल की लड़की जिसको अपने भाई के साले से प्यार होता है और दोनों का प्यार परवान चढ़ ही रहा था, तभी उस लड़की के घर वाले उसकी शादी अपनी मर्जी से कहीं दूसरी जगह करा देते हैं। जब उस लड़की की शादी हो जाती है, कुछ साल बाद वह पुराना प्रेमी उस लड़की को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जीना मरना चाहता हूँ। और तभी एक वह बात प्रेमी बोलता है, कहता है कि मैं तुम्हारा कत्ल करना चाहता हूँ और मेरी एक ख्वाहिश यही है, जब मैं तुम्हारा कत्ल करूँ तो तुम्हारे शरीर से एक भी बूंद खून का ज़मीन में न गिरे। और इसके कहने के बाद वह फ़ोन काट देता है और तभी वह पास के ब्लड बैंक पहुँचता है और 1000 रुपये देकर वहाँ से एक पाउच खून का खरीदता है। और फिर वह दूसरे दिन उस घटना को अंजाम देने के लिए, कत्ल करने के लिए पहुँचता है और वह अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। और जब इस घटना का खुलासा पुलिस करती है तो एक ऐसा सच निकलकर सामने आता है, जिसने कत्ल किया और जिसका कत्ल हुआ, दोनों लोग सलाखों के पीछे। आप भी यह कहानी पहली बार सुन रहे होंगे और आप भी यह सब सच्चाई पूरी सुनेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिर उस युवक ने उस महिला के साथ ऐसा क्या किया जिसके कारण से दोनों जेल में पहुंच गए। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि आपके बीच हमारी क्राइम की वीडियो आप तक पहुंचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है बिहार का एक ज़िला है जिसका नाम है हाजीपुर। यहीं पर एक परिवार रहता था, जो परिवार के कुल लोग 4 लोग थे, जिसमें 2 भाई और एक माता। और जो पिता थे उनका कुछ समय पहले स्वर्गवास हो गया था। जो उनका बड़ा बेटा था जिसका नाम था अवधेश, जिसकी उम्र महज 20 साल। तभी माँ ने सोचा क्यों ना बुढ़ापे के सहारे के लिए अपने बेटे की शादी कर दी जाए, जिसका की उम्र भी अब हो चुकी है। तभी माँ अपने बेटे के रिश्ते के लिए बहू ढूंढती है तो उसको पता लगता है कि एक जो बगल में जो ज़िला पड़ता है जिसका नाम था मुजफ्फरपुर, जो कि हाजीपुर से 50 किलोमीटर दूर पे था, वहीं की रहने वाली जो लड़की थी जिसका नाम था नीतू, उसकी शादी 2018 में अवधेश के साथ कराई जाती है। और जब शादी हो जाती है, जो नीतू थी अपने ससुराल पहुंचती है, अपने पति के पास आती है, रहने लगती है। और एक उनका अवधेश का भाई था देवर, जो घर के काम काज करता था। तभी अवधेश ने सोचा क्यों ना, अब जब शादी मेरी हो गई है, खर्चे भी मेरे बढ़ गए हैं, क्यों ना उसी खर्चे को पूरा करने के लिए मैं कहीं दूसरी जगह नौकरी करूं, या जिससे कुछ पैसे आ सकें, जिसका घर का खर्च आसानी से चल सके। तो वह रुख अपनाता है दिल्ली की ओर। तभी 2019 में वह निकलता है दिल्ली की ओर। वहाँ उसको काम धंधा मिल जाता है और अच्छे से काम धंधा करता है। और जब उसको समय मिलता था तब वह अपनी पत्नी से आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा तक बात किया करता था, जैसा कि उसका सुख दुख सब पूछता था और हालचाल लेता था और अपनी माँ से बात करता था। माँ से बात करने के साथ साथ अपने भाई को भी समय देता था। सब कुछ परिवार में ठीक ठाक चल रहा था। तभी एक तारीख ऐसी आती है जिसको भुला पाना शायद उनके परिवार वालों के लिए बहुत ही खतरनाक थी। वह तारीख थी 31 दिसंबर 2023 सुबह के 9 बजे, जब नीतू की सास सुबह 8 बजे उठती है। वह इंतज़ार कर रही थी कि बहू अभी उठी क्यों नहीं है। तभी धीरे धीरे 9 बज गया। जो नीतू की सास थी अब नीतू के कमरे की तरफ जाती है, बढ़ती है, देखती है जो उसका दरवाज़ा है वह बंद है। तो पहले तो वह दरवाज़ा खड़बड़ाती है, नीतू नीतू बहू आवाज़ लगाती है, मगर बहू का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तभी उसने थोड़ा धक्का दिया, तभी उसके जो दरवाजे थे दोनों खुल जाते हैं। वह खुलने के बाद जो नीतू की सास थी, उसको ऐसा दृश्य बहू के कमरे में दिखाई पड़ता है जो भुला पाना उसके लिए मुश्किल था, नहीं नामुमकिन था। उसके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है। वह सामने नीतू की सास देखती है कि उसके कमरे में चारों तरफ खून ही खून पड़ा है और खून से सना एक चाकू जो कि उसी में लिपटा पड़ा है। जैसे ही वह दृश्य देखती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चिल्लाहट सुनकर जो उसका छोटा बेटा था, अवधेश का भाई था, वह भी पहुंचता है अपनी भाभी के कमरे में। अब जैसे ही यह शोर बाहर पहुंचता है तो अगल बगल के जो घर वाले थे वह भी अवधेश के घर में आ जाते हैं। देखते हैं कि जो उसकी बहू का कमरा है वहाँ इतना खून से लथपथ पूरा सब पड़ा है और एक चाकू सना है। अब गांव वाले मनी मन में
सोच रहे थे कि आखिर इनकी बहू जो लापता है और जिसका कमरा है, लगता है इसी का किसी ने कत्ल किया है और उसकी लाश को लेकर कोई चला गया है। अब यह बात जैसे पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है, तभी वहां के लोग उस थाने, जो पास का थाना था, वहां पे इस घटना के बारे में पुलिस को जानकारी देते हैं। पुलिस वाले को भी जैसे यह घटना पता चलती है, वह बिना देरी किए हुए घटना स्थल पर पहुंचते हैं। अब जो नीतू के घर वाले थे उनको भी इस घटना के बारे में जानकारी देते हैं, तो वो लोग भी आ जाते हैं। अब जैसे ही नीतू के घर वाले आते हैं, अपनी बेटी के कमरे का हालत देखते हैं, तो उनको अंदेशा यही था कि उनकी बेटी का कत्ल किया गया है और उसकी बेटी की लाश कहीं छुपा दी है। और वो पुलिस वालों से आरोप ससुराल पक्ष वालों पे ही लगा रही थी कि यही लोग दहेज के प्रति प्रताड़ित करते थे, जिसका इन लोगों ने मेरी बेटी का कत्ल कर दिया। अब पुलिस वाले भी पहुंचते हैं, पूरा जो कमरा था उसका पंचनामा करते हैं और जो वहाँ के सबूत थे उनको जुटाते हैं। साथ में फॉरेंसिक टीम भी आती है और डॉग स्पॉट को भी बुलाया जाता है। डॉग स्पॉट कमरे में जाते हैं, सूंघते हैं, उसके बाद वह डॉग स्पॉट दौड़ते दौड़ते गांव के बाहर खेत तक पहुंचता है। खेत में पहुंचने के बाद फिर वहीं से लौट आता है, क्योंकि पुलिस को उनसे भी कोई जानकारी ऐसी हासिल नहीं हुई कि पता लगा सके कि लाश कहाँ गई। अब पुलिस के लिए दो बड़ी चुनौती, आखिर यह कत्ल किसने किया और अगर कत्ल किया तो लाश कहाँ गई। अब जो नीतू के घर वाले ससुराल वालों पर आरोप लगा रहे थे, तभी पुलिस वालों ने उनको हिरासत में ले लिया, सास और उनके जो छोटा बेटा उसको। तभी जब यह बात उसके पति अवधेश को पता लगी, वह भी कुछ घंटों में अपने घर पहुंचता है। घर आने के बाद अब पुलिस वाले उसकी माँ और उसके बेटे को उसके कमरे में ले जाते हैं। कहते हैं आप लोग बहू की कमरे का ऐसा कोई चीज़ देखे जैसा तो कोई लेके तो नहीं गया है, या जिसने घटना किया कि वह कोई इस कमरे से कोई ऐसी वस्तु लेके गया हो जिससे पता लग सके कि यहाँ कोई चीज़ गायब है। तभी जो उसकी सास थी वो देखती है कि जो नीतू उसकी बहू थी, एक वो ब्लैक कलर की जैकेट जो ज़्यादा पहनती थी वह नहीं है। अब पुलिस वालों को शक गहराता है कि आखिर वह काली जैकेट कहाँ गई। अगर नीतू पहन के तो सोएगी नहीं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सोता है तो कपड़े ज़्यादातर अपने उतार देता है और ठंडी का सीजन है तो वो आके में उसको टांग दिया होगा। तभी पुलिस वालों को शक गहराता है, वह चेक करते हैं कि यह आखिर जैकेट गई तो कहाँ गई। अब पुलिस वाले अवधेश से पूछताछ करते हैं, उसके बीवी के बारे में पूछताछ करते हैं, तो कहता है सर जो तारीख थी 20 दिसंबर 2023 की रात 1:30 बजे तक वह मेरी पत्नी मुझसे 1 घंटे तक बात कर रही थी और सब कुछ ठीक ठाक मानो चल रहा था। उसके बाद मैंने कहा रात ज़्यादा हो गई है, तुम सो जाओ, और मैं भी सोने जा रहा हूँ। और उसके बाद सुबह मुझे पता चलता है कि मेरी पत्नी का कत्ल हो गया और जिसकी लाश यहाँ नहीं है। अब पुलिस वालों का पहले तो उसके पति पर शक गहराया कि यह झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। अब पुलिस वाले उस महिला जो नीतू थी उसकी कॉल डिटेल पूरी निकलवाते हैं और देखते हैं कि उसके पति ने रात 1:30 बजे कॉल किया। वो कॉल 1 से 1.5 घंटा के बीच चली और पुलिस वालों को एक ऐसा वहाँ सबूत मिला जो पुलिस वाले और भी गंभीर हो गए। वह सबूत ये था कि जब उसका पति का फ़ोन कटा उसके बाद भी उस नीतू ने एक नंबर पर फ़ोन किया था जिससे वह ज़्यादातर घंटों घंटों बात किया करती थी। अब पुलिस वालों का शक इधर गहरा रहा था और उस नंबर की डिटेल निकलवाने के लिए पुलिस जुटती है और अब पता लगाती है कि इस गांव के आसपास कहीं कैमरे लगे हों जिसमें यह घटना कुछ रिकॉर्ड हुई हो। तभी गांव के बाहर पता लगता है कि एक कैमरा जो कि स्कूल में लगा है और उसी रात के करीब 12:30 बजे एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो कि सफ़ेद कलर की बड़ी तेज़ी से आती है और 1 घंटे बाद उसी रास्ते से बड़ी तेज़ी से जाती हुई दिख रही है। अब पुलिस वाले उस स्कॉर्पियो गाड़ी का नंबर खंगालते हैं और मालिक का पता करते हैं तो पता लगता है यह गाड़ी मुजफ्फरनगर के रहने वाले सोनू की है और पुलिस वाले उस नंबर की कॉल डिटेल भी खंगाल रहे थे। तभी पता चलता है यह नंबर भी सोनू का है। अब पुलिस वाले उस व्यक्ति की पूछताछ पहले तो प्रीति के ससुराल वालों से करते हैं, नीतू के ससुराल वालों से करते हैं, तो तभी बताते हैं ये नीतू का जो है भाई का साला है। अब पुलिस वाले सोच रहे थे, अब लग रहा है कि इसी ने पूरी घटना को अंजाम दिया, इसी ने नीतू का कत्ल किया है और उसकी लाश को छुपाया है। अब पुलिस वाले उसकी लोकेशन खंगालते हैं तो मुजफ्फरनगर की निकलती हैं। अपनी टीम के साथ जब दबिश देने के लिए, पकड़ने के लिए उसके घर जाते हैं तो पुलिस वालों को वो सोनू मिलता है, उसके साथ एक शख्स और मिलता है जिसको देखने के बाद पुलिस ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकती थी जो सच उनको सामने वहाँ दिखा। वो सच ये था कि वो साथ में सोनू के साथ नीतू भी उसके साथ थी।
अब पुलिस वालों ने दोनों को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए थाने लेकर आए। कहने लगे तुम्हारा तो कत्ल हो चुका था, तुम यहाँ जिंदा कैसे हो। तो वह और प्रेमी दोनों मिलकर एक ऐसी घटना को खुलासा करते हैं जो वाकई में हैरान कर देने वाला था। सोनू कहता है कि मैं और जो मेरी प्रेमिका नीतू है, हम लोगों का प्रेम प्रसंग शादी के पहले चल रहा था, मगर घर वाले हम लोगों की शादी के खिलाफ थे। तभी नीतू के घर वाले इसकी शादी अवधेश से, जो कि हाजीपुर का रहने वाले, से कर देते हैं और मेरी भी शादी हो जाती है और हम लोग अपनी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तभी मन में ख्याल आता है कि मैं अपनी प्रेमिका का झूठा कत्ल कर दूंगा, जिसके लोगों को लगेगा कि किसी ने उसका कत्ल कर दिया है, जिसके बाद हम लोग आपस में रहकर शादी कर लेंगे और किसी को कोई एतराज़ भी नहीं होगा। मगर एक गलती से आरोपी और जो लड़की दोनों पकड़े गए और दोनों ने पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया और धारा 420 के खिलाफ धोखाधड़ी और प्लस सबूत से छेड़छाड़ और पुलिस को गुमराह करने के इल्ज़ाम में दोनों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आई होप अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो, चैनल पर जाके सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत। और यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जो समाज में घट रही घटनाओं से वंचित करना है कि आप लोग भी सतर्क रहें और सावधान रहें।